नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक टेक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीटीओ की वैकेंसी आनी लगभग तय है। दोस्तों, अक्टूबर 2020 में इसका एग्ज़ाम होना भी लगभग तय हो चुका है। तो दोस्तों, जो भी लोग टीओ की वैकेंसी के लिए पात्र हैं, वे अभी से अपनी तैयारी में लग चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने क्रैक टेक का जो फेसबुक जो हमारा ग्रुप है उसमें ये टेस्ट ले चुका हूँ। मैं इस पेपर का टेस्ट बनाया था दोस्तों, जो कि डेली एक टेस्ट चलता है, वह हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों तक ये टेस्ट नहीं पहुँचा था उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये 2016 का पेपर है। इसमें 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके आते हैं जीके के, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों एमपी से रिलेटेड होते हैं, या जो भी हमारे विश्वविद्यालय होते हैं देश के, जो कि नामी गिरामी होते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। सरकारी योजनाएं जो होती हैं, जीआई टैग, जन्म दिवस, इन सब से रिलेटेड जो के क्वेश्चन बनते हैं वे हमारे आते हैं। दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन होते हैं, और जो हमारे जो बाकी टेक्निकल के होते हैं वे होते हैं हमारे 75 क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में उन 75 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, देखते हैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी लोग देख सकें दोस्तों। और इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आप इसी से रिलेटेड जो हमारा क्रैक टेक का टेस्ट है वह देना चाहेंगे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा फिटर का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2016 में आया था। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, नट के किनारे पर वाशर को मोड़कर लॉक करने के लिए किस प्रकार के वाशर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी नट या जो भी बोल्ट हमारे किनारों के पास लगे होते हैं, यानी एज के पास लगे होते हैं, वहाँ पर उनको लॉक करने के लिए हम टैब वाशर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये लॉकिंग डिवाइस है। लॉकिंग डिवाइस जो वाशर होते हैं हमारे, उनके अंतर्गत आता है। किनारे पर दोस्तों इसको कसने के बाद हम मोड़ देते हैं, जिससे कि ये ढीला जो नट होता है उसको ढीला होने से बचाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा टैब वाशर। दोस्तों, वैसे इसमें आंसर दिए गए हैं, जो कि मैंने बोला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंच वाइज को अत्यधिक कसने पर निम्न में से कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं स्पिंडल होती है हमारी, जिससे कि मूवेबल जॉ हमारा मूव करता है, जो कि एक स्प्लिट पिन और बासर के द्वारा अटैच रहता है। दोस्तों, जब हम अत्यधिक हैंडल को टाइट करते हैं तो हमारी स्पिंडल की थ्रेड टूट जाती है। यहाँ पर दोस्तों यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि बेंच वाइज को अत्यधिक कसने पर निम्न में से कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होगा। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्पिंडल। दोस्तों, एक अगर आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि हैंडल, तो दोस्तों हैंडल मुड़ सकता है लेकिन क्षतिग्रस्त नहीं होगा। क्षतिग्रस्त होने का मतलब टूट जाना, यानी टूटेंगी तो हमारी थ्रेड टूटती हैं दोस्तों। तो हमारा जो स्पिंडल ऑप्शन है यह यहाँ पर करेक्ट होगा। आप हैंडल और स्पिंडल में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, टेम्परिंग खाली स्थान तापमानों पर की जाती है। तो दोस्तों, हमारी जो टेम्परिंग होती है यह होती है जो हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे नीचे, जो भी इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसके नीचे होती है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि 550, 350 या 450 इस तरीके के कुछ टेम्परेचर रखे जाते हैं टेम्परिंग में, यानी हार्ड की गई धातु को दोबारा से इस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उसको फिर ठंडा कर दिया जाता है क्विंचिंग माध्यम से। तो दोस्तों, ये हो जाती है हमारी टेम्परिंग, जो कि की जाती है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट फेसिंग ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक उपयुक्त औजार है। तो दोस्तों, वैसे तो स्पोर्ट फेसिंग हम बोरिंग टूल से कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारा बोरिंग नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे वह करेंगे फ्लाई कटर। फ्लाई कटर दोस्तों, इसके किनारों पर दांते कटे होते हैं, और इसको जब भी हमें किसी भी होल के इर्द गिर्द जब हम इसको घुमाते हैं तो ये क्या है, ये फेस करता चलता है दोस्तों। जो होल का किनारा है, होल के जो एजिस हैं उनको फ्लैट कर देता है, बिल्कुल फेस कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए बोरिंग टूल नहीं दिया गया है, यहाँ पर फ्लाई कटर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन फ्लाई कटर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के स्क्रू धागे, धागे से मतलब है दोस्तों यहाँ पर स्क्रू थ्रेड, विविध उपयोगों के लिए उपलब्ध हैं। समलैंगिक धागे का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारी ट्रेपेजोइडल थ्रेड है उसके बारे में पूछा गया है कि उसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर हमें कोई भी चीज़ को एंगेज या डिसएंगेज करना होता है बार बार, वहाँ पर हम ट्रेपेजोइडल थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा एक्मे थ्रेड, जो हमारी लेथ मशीन में लीड स्क्रू होती है उसमें एक्मे थ्रेड होती है। इससे हाफ नट हमारा अटैच रहता है जो कि कैरेज को ऑटोमेटिक जो फीड होती है उसको ऑटोमेटिक फीड देने के लिए बार बार हाफ नट को हम लीड स्क्रू से अटैच करते हैं तथा डिसएंगेज करते हैं, एंगेज डिसएंगेज। तो वहाँ पर हम इस थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संचारण के दौरान एंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट को आसान करने के लिए ट्रेपेजोइडल थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, एक अनियमित आकार के वर्क पीस को लेथ खराद पर घुमाया गया, निम्न में से किस वर्क होल्डिंग उपसाधन का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों ये सेम क्वेश्चन मैं आपको बता दूं HAL के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जिसके ऊपर दोस्तों फेसबुक पर जो हमारा कैरेक्टर ग्रुप है उसमें कुछ लड़कों ने इस क्वेश्चन के आंसर पर आपत्ति जताई थी। लेकिन दोस्तों बता दूं इसका जो सही आंसर है वह फेस प्लेट ही है। वहाँ पर भी लोगों ने इसको बोला था दोस्तों कि फोर्जा चक होगा, लेकिन दोस्तों फोर्जा चक ऑप्शन तब करेक्ट होता है जब क्वेश्चन में पूछा जाए अनियमित या नियमित दोनों ही आकार की जॉबों को पकड़ेंगे तो हम फोर्जा चक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अनियमित पूछा है, तो इस स्थिति में हमारा जो आंसर सही होगा वह होगा फ्लैट, जो हमारी जो फेस प्लेट होती है यह सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, छोटे व्यास वाले होल तथा छिद्रों के उभारों की स्क्रैपिंग के लिए किस प्रकार का जो स्क्रैपर है वह इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों आप ऑप्शन देख रहे होंगे, हाफ राउंड स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर, 3 स्क्वायर स्क्रैपर। तो दोस्तों यहाँ पर सीधी सी आप एक थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में बोला है छोटे व्यास वाले छिद्रों तथा छिद्रों के उभारों की स्क्रैपिंग करनी है। तो ऐसे में दोस्तों जहाँ पर हमारा व्यास कम है, ऐसे में कौन सा स्क्रैपर घुस सकता है जो ऑप्शन में दिया गया है? तो दोस्तों कोई नुकीली चीज़ होती है हमारी, नुकीली, वही घुस सकती है। तो इनमें से कौन सा स्क्वायर जो हमारे स्क्रैपर है वह नुकीला होगा? 3 स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन डी दिख रहा है। 3 स्क्वायर जो स्क्रैपर होगा ये आगे से नुकीला होता है दोस्तों, और ये आसानी से उन छोटे होलों में घुस सकता है। तो इसके माध्यम से हम दोस्तों वहाँ पर स्क्रैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन कार्बाइड तथा सिरेमिक की लैपिंग के लिए एब्रेसिव अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जहाँ पर भी टंगस्टन कार्बाइड या सिरेमिक की लैपिंग आ जाए या ग्राइंडिंग आ जाए और आपको ऑप्शन में डायमंड, हीरा दिखे, तो आप जरा भी देर ना कीजिए, हीरा ही इसका करेक्ट आंसर है, चाहे बाकी के ऑप्शन कोई भी हो। लेकिन दोस्तों अगर हीरा है और हमसे पूछा गया है टंगस्टन कार्बाइड के बारे में, तो हम हीरे को करेक्ट करेंगे। बाकी के ऑप्शन हमने कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आजकल के जो पेपर होते हैं इनमें टाइम को महत्व दिया जाता है। तो जिस तरह से हमारा टाइम बचे हमको बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल चक ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर खाली स्थान के माध्यम से लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ड्रिल चक जो हमारा होता है, आपको बता दूं, शायद कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ड्रिल चक सिर्फ दोस्तों नीचे वाला हिस्सा होता है, जो उसकी इस ड्रिल चक में कसी हुई जो रॉड होती है, जो टेपरित रॉड होती है, इसको दोस्तों हम आर्वर बोलते हैं। और आर्वर के माध्यम से ड्रिल चक को स्पिंडल में पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है? ड्रिल चक ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर खाली स्थान के माध्यम से लगाए जाते हैं। तो दोस्तों वह जो आर्वर जो ड्रिल चक में कसा होता है, वह आर्वर ही सीधा स्पिंडल में फिट होता है। तो आर्वर की मदद से हम दोस्तों ड्रिल चक को ड्रिल मशीन में पकड़ते हैं।
तो आज शायद आपको आर्बर और स्पिंडल में जो भी लड़के नए होंगे उनको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। जो ड्रिल चक के पीछे जो कसी हुई रॉड होती है टेपर वाली, उसको दोस्तों आर्बर बोलते हैं। बाकी जो नीचे का हिस्सा है वह हमारा सिर्फ ड्रिल चक कहलाता है। तो आर्बर की मदद से ही हम दोस्तों मशीन स्पिंडल में ड्रिल चक को पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन बार के उपयोग द्वारा एक कोण का निर्धारण करने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई को खाली स्थान का अनुपात बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा इसका आंसर आपको याद रहेगा। साइन बार, जैसा कि नाम से साइन बार हो गया, आपको सीधा साइन थीटा ऑप्शन में देखना है। साइन थीटा आप देखिए और इसको करेक्ट कीजिए। साइन बार साइन थीटा, ये दो चीज़ याद रखिए, साइन बार साइन थीटा, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन साइन बार से बनता है। या फिर साइन बार से एक क्वेश्चन बनता है कि उसकी बॉडी पे जो होल होते हैं साइन बार की बॉडी पर, वह क्यों दिए जाते हैं। तो साइन बार की जो बॉडी पर होल दिए जाते हैं दोस्तों, वैसे तो इसमें नट बोल्ट डालकर हम दोस्तों जॉब को क्लैम्प कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर वह ऑप्शन में नहीं है, नट बोल्ट द्वारा जॉब को क्लैम्प करने वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर साइन बार के भार में कमी लाने के लिए दोस्तों होल किए जाते हैं। अक्सर लड़के हैंडलिंग लगा के आते हैं उस जगह कि जो साइन बार होता है उसको आसानी से हैंडल करने के लिए, पकड़ने के लिए हम होल देते हैं। लेकिन दोस्तों हैंडलिंग करने के लिए नहीं, साइन बार के वजन में कमी लाने के लिए वे होल दिए जाते हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा है कि किस में अनुपात बनाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर साइन थीटा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टेपर रेशो का अनुपात सही सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर टेपर रेशो का अनुपात निकालने का हमें सही सूत्र बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं टेपर बराबर होता है बड़ा डी माइनस छोटा डी बटा एल। यहाँ पर दोस्तों सीधा ये याद रखिए, 2L जो नीचे दोस्तों बटे में 2L और L, ये दो अलग अलग फार्मूले हो जाते हैं। इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो दोस्तों आपको बता दूं, आपका जो ऊपर सबसे ए वाला ऑप्शन है, आप याद रखिए लेंथ नीचे 2L नहीं लगाना है, सिर्फ लेंथ लगानी है, बड़ा डी माइनस छोटा डी बटा एल। तो ये हमारा होता है टेपर रेशो का सही सूत्र। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सरफेस रफनेस ग्रेड N8 के जो रफनेस वैल्यू होती है उसके मान को संकेत कर रहा है या इंगित कर रहा है। तो दोस्तों ये N8 जो है हमारा, ये N12 तक होता है और N12 का मान होता है दोस्तों 50, और उसको जब N11 करते हैं तो वह हो जाता है हमारा 25, N10 करेंगे तो 25 का आधा 12.5, फिर N9 करेंगे तो पर जो हमारा 12.5 होता है उसका भी आधा। तो यहाँ पर N8 का पूछा है तो आप आसानी से ऐसे ही आधा आधा करके घटा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3.2 माइक्रोन। N8 की जो हमारी रेफरेंस वैल्यू होती है वह होती है 3.2 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग जिगों का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारे ड्रिलिंग जिग होते हैं इसमें ऐसे ही कार्य करते हैं हम जो कि ड्रिल मशीन पर किए जा सके, जैसे कि हमारे ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग और जो भी हमारे ऐसे कार्य हों जो कि हम ड्रिल मशीन पर कर सकते हैं, तो उन जगह पर हम ड्रिल जिगों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा ड्रिलिंग जिगों का उपयोग खाली स्थान के लिए करते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग तथा अन्य संबंधित कार्य। अन्य संबंधित कार्य से मतलब है दोस्तों जो भी कार्य हम ड्रिल पर करेंगे, यानी जो भी ऐसे टूल से हमको करना है जो कि घूमने वाला हो, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने वाला टूल हो, तो वहाँ पर हम ड्रिलिंग जिग का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टील पैमाने के साथ स्प्रिंग टाइप बही मार्पी कैलिपरों का प्रयोग किया जाता है, कैलिपर की परिशुद्धता है। तो दोस्तों वही मार्पी कैलिपर हमारा हो जाता है आउटसाइड कैलिपर। तो दोस्तों ऐसे कैलिपरों का इस्तेमाल अगर हम हमारे जो नॉर्मली स्टील रूल होते हैं उनके साथ करेंगे तो उसकी जो सूक्ष्मता होगी वह भी हमारी जो स्टील रूल की सूक्ष्मता होगी उसकी बराबर होगी। जैसे कि हमारी स्टील रूल की जो सूक्ष्मता होती है वह होती है 0.5 mm
और हम उसी के आधार पर किसी कैलिपर में माप भरेंगे तो दोस्तों वह भी हमारी सूक्ष्मता या परिशुद्धता होगी 0.5 mm। अगर हम कैलिपर पे माइक्रोमीटर की सहायता से किसी माप को भर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी माइक्रोमीटर की परिशुद्धता काम करती है। यहाँ पर दोस्तों इसीलिए उन्होंने बोला है कि स्टील पैमाने के साथ आपको कैलिपर पर जो भी है काम करना है। तो हमारी जो भी हमारे स्टील रूल की जो हमारी परिशुद्धता होगी, एक्यूरेसी होगी, लीस्ट काउंट होगी, वही हमारी कैलिपर की हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है की वे ग्रूव तथा स्लॉट की कटिंग के लिए किस प्रकार की चीजल का या छेनी का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों कीवे या जो हमारी ग्रुप्स होती हैं इनके लिए हम करते हैं क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल। क्रॉस कट चीजल का दोस्तों एक अन्य नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं कैप चीजल। तो दोस्तों आप बिल्कुल एकदम से याद रखिए इस चीज़ को कि छेनी से अगर कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा बनने वाला क्वेश्चन है वह यही है कि कीवे काटनी है, आपको स्लॉट काटने हैं, तो आप कौन सी चीजल का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों क्रॉस कट चीजल होगा आपके ऑप्शन में। अगर यह नहीं होगा तो कैप चीजल लिखा होगा, क्योंकि ये दोनों नाम एक ही चीजल के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, जो ऑप्शन सी है हाफ राउंड नोज चीजल। तो दोस्तों हाफ राउंड नोज चीजल कर्व ग्रुव काटना हो, आपको ऑयल ग्रुव काटना हो, यहाँ पर सिर्फ ग्रुव काटना है दोस्तों। वहाँ पर बोलेगा आपको ऑयल ग्रुव काटने हैं तो ऑयल ग्रुव काटेंगे हम हाफ राउंड नोज चीजल से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कीवे और ग्रुव्स बोला है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्रॉस कट चीजल। अगला क्वेश्चन है क्या होगा यदि गेट वाल के स्पिंडल की जो थ्रेड है वह क्षतिग्रस्त हो जाएं। तो दोस्तों जो हमारा स्पिंडल होगा, जो गेट वाल होगा, उसका स्पिंडल होगा, अगर उसकी थ्रेड जो टूट चुकी होंगी, क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, तो ऐसे में होगा दोस्तों हमारा जो बाल्व होगा वह बंद होना, वह खुलना बंद हो जाएगा। वह बंद भी नहीं हो पाएगा, खुल भी नहीं पाएगा। आपने कई बार अपने घरों में देखा होगा जो नल होते हैं हम उसको घुमाते रहते हैं लेकिन वह बंद ही नहीं होता, पानी कंटिन्यू चलता रहता है। या फिर अगर वह बंद वाली स्थिति में और आप उसे खोल रहे हैं तो उसमें से पानी नहीं आता, जबकि हमारा जो घुमाने वाला पोर्शन है, टैब है, वो घूमता होगा, लेकिन दोस्तों पानी या तो आ नहीं रहा होगा या फिर बंद नहीं हो रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा होता है स्पिंडल की जो थ्रेड होती हैं वह क्षतिग्रस्त हो गई होती हैं। यहाँ पर भी वही पूछा गया है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जो बाल्व है वह या तो बंद होना बंद हो जाएगा या खुलना बंद हो जाएगा, दो में से एक काम होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, बाल्व विल नॉट क्लोज ओपन व्हेन द स्पिंडल टर्न। स्पिंडल को घुमाने से ऑन ऑफ होना बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द कॉमन टाइप ऑफ कोल्ड चीजल। तो कोल्ड चीजल दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट में भी लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, और वहाँ पर दोस्तों जब हम पेपर देने बैठे होते हैं तो वहाँ पर एग्ज़ाम कुछ ऐसे ही क्वेश्चनों पर अटक जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि कौन सा विकल्प है जो कोल्ड चीजल का एक प्रकार नहीं है। नहीं है पर ज़्यादा जोर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम सोच लेते हैं कि पूछा है कौन सा प्रकार है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा है नहीं है। तो हमारा राउंड चीजल जो है इस टाइप की कोई चीजल नहीं आती है। हाफ राउंड चीजल आती है हमारी, क्रॉस कट चीजल आती है, वेब चीजल आती है, फ्लैट चीजल आती है दोस्तों, ये सब चीज़ आती है। एक आती है हमारी डायमंड पॉइंट चीजल, लेकिन राउंड चीजल जैसी कोई चीजल नहीं होती है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिसका उपयोग कोण के मापने के लिए रेफरेंस बेस के रूप में प्रयुक्त होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों वह कहलाता है हमारा स्टॉक। स्टॉक जो होता है हमारा वह रेफरेंस सरफेस जो होती है उसके साथ ही जुड़ता है या उसके साथ अटैच रहता है। तो यहाँ पर हमसे रेफरेंस बेस के बारे में पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टॉक। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि नॉर्मल जो हमारे मेजरिंग टूल होते हैं उनसे बनते हैं। तो आप लोग मेजरिंग टूल पर दोस्तों ये फोकस कीजिए कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अक्सर मैं कुछ यही क्वेश्चन दोस्तों अपनी वीडियोस में या फिर अपने टेस्ट में लेता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ अधिक जानकारी मिले, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टेल स्टॉक बैरल में
एक आंतरिक टेपर होता है। बैरल बोर में निम्न में से कौन सा मानक टेपर प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी अब एक लॉजिक लगाइए कि जो हमारा टेल स्टोक होता है इसमें हम ड्रिल भी पकड़ते हैं, रीमर भी पकड़ते हैं। तो जो हमारी ड्रिल होती है उनके ऊपर कौन सा टेपर कटा होता है? हमारा मोर्स टेपर। तो इसके अंदर जो टेपर होगा वह कौन सा होगा? वह भी हमारा होगा मोर्स टेपर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कुछ आप भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस बात्य भट्टी में आवेश को खाली स्थान के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आवेश का दोस्तों यहाँ पर द चार्ज इज फेड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस थ्रू द थ्रोट। तो दोस्तों जो थ्रोट होता है इसके माध्यम से हम जो भी हमारा चार्ज होता है वह ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। तो यहाँ पर थ्रोट यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैनी कैलिपर का उपयोग खाली स्थान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो भी हमारे मेजरिंग टूल होते हैं उनसे जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं वे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप उन सबको एक बार अच्छे से रट लीजिए। बाकी जो मेरे से बन सकेगा मैं आपको डेली जो अपना टेस्ट होता है उसमें करवाता ही हूँ। तो दोस्तों जो हमारा जैनी कैलिपर होता है आप सभी जानते हैं, राउंड बार का जो केंद्र होता है इस जैनी कैलिपर से निकाला जाता है। इसकी एक टांग मुड़ी हुई होती है जो कि हमारी भारी जो सरफेस होती है गोल रॉड की उससे अटैच हो जाती है, और जो बीच वाला हिस्सा होता है उससे हम मार्किंग कर लेते हैं। इसके द्वारा हम दोस्तों राउंड बार का जो केंद्र होता है वह आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकुचित लोहे को आरी से काटने के लिए किस कूलेंट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं गलत पढ़ रहा था, संचकित लोहे को। तो दोस्तों संचकित लोहा हमारे यहाँ पर कास्ट आयरन को शुद्ध रूप से लिख दिया गया है। तो कास्ट आयरन को आपको काटना है हेक्सा द्वारा। तो दोस्तों कास्ट आयरन के लिए हमेशा बताया जाता है कि उसके अंदर ग्रेफाइट होती है, जो कि ग्रेफाइट हमारा एक दोस्तों जो ठोस लुब्रिकेंट होता है उसकी ही श्रेणी में आता है। दोस्तों ग्रेफाइट आपको अगर याद आ रहा हो, आपने पढ़ा हो, तो जो हमारा ठोस लुब्रिकेशन होता है उस श्रेणी में आता है हमारा ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट हमारा होता है कास्ट आयरन के अंदर पहले से ही मौजूद। तो हमें किसी भी जो कूलेंट होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो यही कारण है कि हमें कास्ट आयरन पे किसी भी कूलेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ग्रेफाइट पहले से मौजूद होता है जो कि खुद एक लुब्रिकेंट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसको जब हम उसके लिए जो कौन से कूलेंट की आवश्यकता होगी, उसके लिए जो हमारी सूखी एयर होती है, वैसे जो वातावरण में होती है वह ही काफ़ी होती है। नहीं तो हम प्रेशर से जो पाइप वगैरह होते हैं उनके माध्यम से हम हवा का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी में आता है? तो दोस्तों जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ये होती है हमारी इपॉक्सी। बाकी के जो ऑप्शन हैं ये दोस्तों ये हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नहीं हैं। दोस्तों ये जो दो तरीके की थर्मोसेटिंग होती है हमारी प्लास्टिक, इस तरीके की दो कैटेगरी होती हैं। इनको एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों थर्मोसेटिंग की बात की है तो हमारा आंसर इपॉक्सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में एनिलिंग को दोस्तों ब्रैकेट में लिखा गया है धातु पर पानी चढ़ाना। तो दोस्तों ये बोलते होंगे शुद्ध हिंदी में, उन्होंने ये विस्तार से लिख दिया यहाँ पर। एनिलिंग खाली स्थान के लिए की जाती है। तो दोस्तों हमें बताना है एनिलिंग क्यों की जाती है। तो दोस्तों एनिलिंग की जाती है हमारी इस्पात जो भी हमारा मेटल होता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, तो उसको मशीनिंग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए। ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि आपको किसी भी पार्ट को मशीनिंग करना है तो आप क्या करेंगे, आप एनिलिंग करेंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है सॉफ्टन द स्टील। तो सॉफ्टन द स्टील का भी मतलब वही होगा कि जब आपकी स्टील होगी वह सॉफ्ट होगी तभी आप उसे आसानी से मशीनीकृत कर सकते हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को दे दिया यहाँ पर, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज ना होइए। अगर आपसे वह आपको ऑप्शन में दे देता कि मशीन योग्य बनाने के लिए तो वह ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर बोला गया है इस्पात को कोमल बनाने के लिए, तो यह भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंगल कोण ट्विस्ट ड्रिल में रैक एंगल बनाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने अक्सर एग्ज़ाम में देखा होगा। आप सभी टीओ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि आपने इससे पहले कोई एग्ज़ाम ना दिया हो, वरना आपने
मैं कह रहा हूँ 10 में से 8 पेपरों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा रैक एंगल होता है ये बनता है हेलिक्स एंगल द्वारा। हेलिक्स एंगल क्या होते हैं दोस्तों, अगर आप ड्रिल की ही बात करें तो ड्रिल का जो फ्लूट घूमे हुए होते हैं ये एक एंगल पे घूमे हुए होते हैं। इनके और जो हमारी ड्रिल होती है उसके एक्सिस के बीच जो हमारा कोण बनता है यही हमारा होता है हेलिक्स एंगल, और इसी के आधार पर बनता है हमारा रैक एंगल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइज की अधिकतम सीमा तथा साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि साइज का अपर लिमिट लोअर लिमिट इन दोनों के बीच के अंतर को या बीजगणितीय अंतर को हम दोस्तों टॉलरेंस बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बारीकी से याद करना है। ये कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं जिससे कि दिक्कत हो जाती है, जिसमें कि संख्या दे दी जाती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर टॉलरेंस कितनी है कितनी नहीं है, तो इन क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कीजिएगा, एक बार फिर से किताब पढ़िए और आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर लेनी है। यहाँ पर पूछा है साइज की अधिकतम सीमा साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को, तो हमारी हो जाएगी टॉलरेंस। अगला क्वेश्चन है, मिलिंग फिक्सचर लिखा है दोस्तों, ये मिक्सचर हो गया है। मिलिंग फिक्सचर में सेटिंग ब्लॉक प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो सेटिंग ब्लॉक होते हैं मिलिंग फिक्सचर, दोस्तों आप सभी जानते हैं एक चीज़ इसकी कि ये टूल को गाइड नहीं करता है। दोस्तों जब हम फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं उस समय टूल को अगर हमें गाइड करना होता है, टूल को पोजीशन में लाना होता है, वहाँ पर दोस्तों हम एक अलग ही जो डिवाइस होती है उसका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोल देते हैं सेटिंग ब्लॉक। तो सेटिंग ब्लॉक का काम होता है कटर को पोजीशन में लाने का। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि फिक्सचर बोल दिया यानी फिक्सचर टूल को गाइड नहीं करेगा, टूल को गाइड करता है हमारा जिग, और फिक्सचर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सेटिंग ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस सेटिंग ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, कटर को पोजीशन में लाएंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट, पोजीशनिंग द कटर, पोजीशन द कटर, कटर को पद स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, तापमान में बढ़ोतरी होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले असफल होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, आप पहले तो ऑप्शन देखेंगे, सॉफ्ट सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग। तो दोस्तों रिवेटिंग तो एक अलग ही चीज़ हो गई, रिवेटिंग से तो तापमान का इतना कोई लेना देना है नहीं। तो वेल्डिंग और ब्रेजिंग और सॉफ्ट सोल्डरिंग ये 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है यानी वो तो होगा ही नहीं आंसर। तो इन सब में सबसे कम तापमान पर कौन सी प्रक्रिया होती है, वह होती है हमारी सॉफ्ट सोल्डर। और तापमान बढ़ेगा तो सबसे पहले कौन सा जोड़ खुलेगा, जिसका तापमान कम रखा जाता है या कम होता है। तो इन तीनों में किसका सबसे कम तापमान होता है, हमारा सॉफ्ट सोल्डर का। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तापमान जब बढ़ेगा तो सबसे पहले हमारा सॉफ्ट सोल्डर वाला जोड़ खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैन हेड रिवेट किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों जो पैन हेड रिवेट होती है हमारी, ये होती है संरचनात्मक कार्य जो होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल जो वर्क होते हैं इनके लिए। दोस्तों भारी के लिए नहीं बोलेंगे, भारी के लिए होती है हमारी स्नैप हेड। अगर स्ट्रक्चरल वर्क आपको मिल गया, पैन हेड आपको मिल गई, तो वहाँ पर आप ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर भारी कार्य के लिए पूछा है और आपको रिवेट दी है स्नैप, तो आप भारी कार्य के लिए स्नैप हेड रिवेट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है, यंत्र के मापन वाले पृष्ठ पर जमी धूल के कणों के कारण होने वाली एरर त्रुटि कहलाती है। तो दोस्तों जब आप किसी वर्नियर कैलिपर से मान लीजिए माप ले रहे हैं, उसके जो एज होते हैं, उसके जो जॉ होते हैं, उन पर आपकी धूल वगैरह जमी हुई है, इस कारण जो आपकी एरर आती है वह आपकी क्या कहलाती है, वह कहलाती है कॉन्टैक्ट एरर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, वह कहलाती है हमारी संपर्क त्रुटि। क्योंकि हमारे जो जॉज हैं और जो हमारी जॉब है इनके बीच में हमारी धूल है और भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वह आ जाएंगे तो हमारी जॉब की माप सही नहीं आएगी। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, इसलिए इसको बोला जाता है कांटेक्ट एरर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैपिंग का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों लैपिंग का उद्देश्य, लैपिंग दोस्तों आपने देखा होगा, अत्यधिक किसी भी जॉब को फिनिश करना हो, उसकी सरफेस को फिनिश करना हो, वहाँ पर हमारी लैपिंग की जाती है।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट, उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना। तो आप दो चीज़ यहाँ से याद रखिए कि इससे एक तो सरफेस फिनिश हमारी अच्छी प्राप्त होती है लैपिंग से, और इससे दोस्तों हमारी जो परिशुद्धता है, एक्यूरेसी है, वह भी प्राप्त होती है। तो अगली बार क्वेश्चन हो सकता है यही पूछा जाए, लेकिन वहाँ पर पूछा जाएगा कि परिशुद्धता प्राप्त करनी है, तो निम्न में से आप कौन सा जो प्रक्रिया है उसको यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा लैपिंग सही। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ दिया लैपिंग का उद्देश्य, तो यहाँ पर लैपिंग का उद्देश्य भी वही होगा, उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना। क्योंकि क्वेश्चनों को दोस्तों, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते, क्वेश्चनों को बस पूछने का अंदाज बदल दिया जाता है। अक्सर हर पेपर में क्वेश्चन वही रहेंगे, लेकिन उनको पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, जिससे कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट के लिए निम्न में से किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पर हमारा स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट होते हैं, जो सीधी सोल्डरिंग करनी होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर हम करते हैं दोस्तों हैचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन का उपयोग। दोस्तों आप सभी ने हैचड स्टेक सुना होगा, ये टी आकार का होता है, ऊपर से इसके जो टी वाला ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको एंगल में, राइट एंगल में नुकीला बना दिया जाता है। सेम उसी आकार का दोस्तों इस सोल्डरिंग आयरन का जो पॉइंट होता है वह बनाया जाता है टी आकार का, और जो कि ऊपर से 90 डिग्री में यानी टेपर होता है दोनों तरफ। तो इसी सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल हम स्ट्रेट सोल्डरिंग में करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ब्रेज वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य नहीं है। तो दोस्तों फ्लक्स का कार्य बताना है। आप पहला ऑप्शन देख रहे होंगे, जोड़ को रासायनिक रूप से साफ करना, तो दोस्तों यह फ्लक्स का कार्य है हमारा। अगला ऑप्शन है फिलर धातु को पिघलाने से पहले बाष्पीकृत करना, तो दोस्तों यह हमारा गलत है। पिघलाने से पहले बाष्पीकृत करना, यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, और हमको यही बताना है कि क्या फ्लक्स का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों जो हमारा फ्लक्स होता है इसका कार्य यह भी होता है कि जोड़ को ऑक्सीडाइजिंग होने से बचाना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोला गया ऑप्शन में फिलर धातु को पिघलाने से पहले बाष्पीकृत करना, तो यहाँ पर तो दोस्तों उल्टा हुआ बाष्पीकृत कर रहा है, तो उसका कार्य होता है फ्लक्स का उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट इसलिए हो गया। अगला क्वेश्चन है, फाइन थ्रेड का प्रसव कोण तथा स्वरूप की जांच खाली स्थान के उपयोग से की जाती है कि या उपयोग द्वारा की जाती है। तो दोस्तों जो हमारे ऑप्टिकल प्रोजेक्टर होते हैं इनके द्वारा जो दोस्तों बहुत फाइन स्क्रू होते हैं हमारे, उन स्क्रू थ्रेडों की जांच की जाती है, उनकी प्रोफाइल की जांच की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल प्रोजेक्टर हो जाता है इसका आंसर। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप अक्सर अपनी बुक्स में इग्नोर कर देते हैं और जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान, या फिर यूँ कह लीजिए हिंदी में पढ़ते हैं अधात वर्धनीयता या फिर मैलिएबिलिटी धातु का वह गुण है जो खाली स्थान के निर्माण में सहायक होता है। तो दोस्तों जो हमारी मैलिएबिलिटी होती है, अधात वर्धनीयता, तो दोस्तों यह होती है हमारी किसी भी मेटल को पतली सीटों में बदलना। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पतली सीटों में बदलने के लिए मैलिएबिलिटी का गुण होना चाहिए और तार में बदलने के लिए डक्टिलिटी का गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर मैलिएबिलिटी का पूछा है तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य होता है हमारा कठोरता तथा दृढ़ता को नियंत्रित करना, भुरभुरापन यानी ब्रिटलनेस को कम करना, आंतरिक तनावों को या जो स्ट्रेन होती है उनको हटाना या उनसे मुक्त बनाना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो टेम्परिंग का उद्देश्य दोस्तों ये तीनों ही होता है। अगला क्वेश्चन है, जो मेन जो दोस्तों इससे क्वेश्चन व आंसर बनता है या फिर क्वेश्चन बनता है कि टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों टफनेस को बढ़ाना और ब्रिटलनेस को कम करना। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो कि सेम ही पूछ लिए जाते हैं, आप इन क्वेश्चनों को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, वांछित गुण धर्म प्राप्त करने हेतु स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए
की जाने वाली तापन तथा शीतलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों हमें किसी भी मेटल में अपने मन मुताबिक कुछ भी गुण प्राप्त करने होते हैं, उसके लिए हम करते हैं दोस्तों किसी भी मेटल को हीट ट्रीटमेंट। इसके कई सारे रूप होते हैं जिनको एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग और न जाने केस हार्ड, ये सब चीज़ें दोस्तों हमारी आती हैं हीट ट्रीटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों वही पूछा है कि आपको वांछित गुणधर्म प्राप्त करने हैं, यानी अपने मुताबिक जो भी गुणधर्म है वे प्राप्त करने हैं। इसके लिए दोस्तों स्टील की संरचना में बदलाव लाना है। तो दोस्तों गर्म करने और ठंडा करने की जो प्रक्रिया की जाती है वह क्या कहलाती है, हमारी हीट ट्रीटमेंट कहलाती है। आप सामान्य रूप से आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइव सेंटर नोज का अंतर्विष्ट कोण होता है। तो दोस्तों जो हमारा लाइव सेंटर होता है यह होता है हमारा 60 डिग्री का, जो कि हमारा हेड स्टॉक के साथ घूमता है। डेड सेंटर होता है हमारा जो टेल स्टॉक में लगता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन वार के साथ कोण की सेटिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन वार को निरूपित करती है। तो दोस्तों जो हमारी हाइपोटेनियस साइड होती है यह हमारी साइन वार को निरूपित करती है। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, अक्सर किताबों में जो चित्र छपे हुए होते हैं, जो झुकी हुई सरफेस होती है यही हमारा साइन वार होता है। दोस्तों यहाँ पर वही पूछा गया कि जो साइन वार जो होता है वह किस तरीके से निरूपित किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों यह होता है हमारा हाइपोटेनियस, जिसको हम विकर्ण बोल देते हैं। आप सभी ने दोस्तों ज्यामिति या यूँ कह लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, इसमें लाल वट्टे कक्का, तो ये सब उसी पर ही आधारित होता है। साइन वार के लिए जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था हमने, साइन थीटा का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि जो साइन वार होता है ये किस तरीके से को अपने आप को स्वयं को मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये करता है विकर्ण के रूप में। आप बिल्कुल ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने लायक हैं, क्योंकि मैंने अक्सर ये क्वेश्चन आते हुए नहीं देखे हैं। लेकिन दोस्तों अगर संभावना बनेगी किसी भी टिपिकल कंडीशन में, यानी बहुत हार्ड पेपर बनाने की, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट, विकर्ण भुजा। अगला क्वेश्चन है, लेथ में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल चक को खाली स्थान में रखा जाता है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था, जब अभी ऊपर आया था टेल स्टॉक में टेपर का पूछा गया था कि किस प्रकार का टेपर होता है, तो मैंने बताया था कि ड्रिल पर जो हमारा टेपर होता है मोर्स टेपर होता है, और इसीलिए जो हमारा टेपर होगा टेल स्टॉक में वह भी मोर्स टेपर होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि लेथ में ड्रिलिंग को कहाँ पर पकड़ा जाएगा, तो दोस्तों जाहिर सी बात है टेल स्टॉक में पकड़ा जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में बिल्कुल सॉल्व किए हैं। अगली वीडियो में दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे पूरे 75 क्वेश्चन अगली वीडियो में कर दें। दोस्तों अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन दोस्तों अक्टूबर में पेपर है तो तैयारियाँ अभी से शुरू करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन पे दोस्तों कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।